तुमने कभी देखा है डर, या सुना है, या महसूस किया है? डर कभी कभी इस बात से भी पैदा होता है कि कुछ छिपा है जो नुमाया नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, सामने नहीं आ रहा, या कुछ ऐसा जिसे मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, पर फिर भी कभी भी कहीं भी मेरे साथ दौड़ा चला आता है। ये डर मुझसे तो छुप सकता है, पर मैं उससे छुप नहीं सकती। मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरे बदन पर हावी होता वो खौफनाक डर इस कमरे में भी मेरे साथ चला आया है। मुसीबत तो यह है कि बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही कहीं कांपता हुआ दुबका है। यहां गांव के इस छोर पर खेतों के बिल्कुल पास बने इस पुराने कमरे में सीलन की बदबू और ठंड से सोना तो क्या, रात बिताना भी मुश्किल हो रहा था। जगह जगह से पपड़ी उतर उतर कर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी बिन मां के रोते बच्चे की आंखों से आंसू। और जो लटकी थी वो ऐसे लटकी थी जैसे मेरी बची खुची जिंदगी। शायद इस मनहूस कमरे में लटकी पपड़ी और हमारी जिंदगी के बीच होड़ लगी थी कि पहले कौन गिरेगा। आसपास फैली सीलन और बदबू से नाक बंद कर सांस लेने से भी बेजार मैं करवट ले लेकर सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद थी कि मेरी आंखों से ऐसे दूर थी जैसे किसी गरीब से किस्मत। मां को अस्पताल में पड़े आज लगभग 2 साल हो गए थे। पापा बेचारे अकेले ही घर और काम दोनों संभालते संभालते थक चुके थे। 2 साल में ही उनकी उम्र ऐसे बढ़ गई थी जैसे 5-6 साल गुजर चुके हों। मेरे और सुमित के सामने तो नहीं, पर अकेले में दूसरे कमरे में देर रात मैंने कई कई बार उनकी सिसकियां सुनी थी। दिन भर काम करना, बीच में दोपहर को अस्पताल जाकर मम्मी के पास 2-3 घंटे बैठना, और फिर दुकान से घर आकर खाना बनाना, और फिर अपने कमरे में पूरी रात कुर्सी पर बैठे बैठे रोते रोते सो जाना। इन 2 सालों में जैसे अपना दुख खोलकर पी जाना उन्होंने कैसे भी सीख लिया था। एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी उनकी। जब तक मां ठीक थी सब ठीक ही था, कैसे न कैसे गुजर हो ही जाती थी। पापा दुकान पर और मां घर पर कपड़े सी सी कर किसी तरह हमारी जिंदगी को गरीबी की धूप से बचा रहे थे। पर उस मनहूस दिन जब एक अजीब सी औरत हमारे घर आई थी, उसके बाद से हालात बद से बदतर होते चले गए। अचानक छत से कपड़े सुखाकर उतरते हुए मां का पैर सीढ़ी से फिसल गया और उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई। उसके साथ ही उनके सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो कोमा में चली गई। तब से अस्पताल, स्कूल और घर का सब खर्च और सारी जिम्मेदारी पापा ही संभाल रहे थे। मैं और मेरा छोटा भाई सुमित दोनों मायूस से किसी तरह स्कूल और घर के बीच का सफर गुमसुम से तय करते थे, और फिर घर आकर हर शाम दरवाजे को देखते थे कि कहीं कोई अच्छी खबर अभी दरवाजा खटखटाए और हमारी मां को अपने साथ ले आए। पर आज वो दरवाजा भी बदल गया था। आज गरीबी से परेशान हो मेरे पापा ने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया था और हम यहां एक छोटी सी कॉलोनी में एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए थे। नाम का ही घर था ये, बरसों से किसी विधवा के माथे की तरह खाली सा ही पड़ा था। न कोई रंग रोगन, न कोई मरम्मत, कुछ भी करवाने का समय नहीं मिला पापा को, और करवाते भी तो कैसे। पापा की दुकान पर सालों से उनके साथ काम करते जुम्मन मियां उस घर से इस घर तक सामान तो उठा लाए, पर यादों का बोझ हमारे नन्हे कंधों पर डाल दिया, जो शायद उस सारे सामान से कहीं ज्यादा भारी था। परेशान तो जुम्मन मियां भी काफी थे, उनसे हमारी हालत देखी नहीं जा रही थी। शायद इसीलिए मेरे सर पर हाथ फेरने के बाद उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा था। हमें इस घर में लाने से पहले पापा ने बड़े धीरे से मुझे और सुमित को कहा था, बेटा डरना मत। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि ये घर भूतिया है। तभी तो उस रात मुझे घर में ही नहीं बल्कि आसपास पूरे इलाके में रात गए किसी की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी, पर किसी ने भी हमें इन चीखों के बारे में नहीं बताया था। यह घर शायद इसीलिए हमें मिट्टी के भाव मिला था।
तुम चिंता मत करो, गरीब को डरने का भी हक नहीं होता। पापा ने अपनी मजबूरी बताते हुए हमारा डर दूर करने की नाकाम कोशिश की थी, पर मुझे उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। अचानक किसी सिक्के जैसी चीज के गिरने की आवाज ने मुझे यादों के बवंडर से खींचकर वापस इसी कमरे के नर्क में पहुंचा दिया। आखिर ये कैसे गिरा होगा? मेरे अलावा तो उस कमरे में सुमित ही था, जो कब से गहरी नींद सो रहा था। मुझे लगा चारों ओर पुराने घर से लाया सामान पड़ा है, तो उसमें से कुछ छिटक कर गिर गया होगा। परेशानी में शायद मेरा दिमाग ख्याल बुन रहा था। घबराती हुई मैं धीरे से उठने की कोशिश कर रही थी। न जाने मुझे क्यों लग रहा था कि सुमित और मेरे अलावा भी उस कमरे में कोई न कोई है। कमरे की खिड़की तो बंद थी, पर ऊपर दीवार पर निकले एक रोशनदान से बहुत ही हल्की सी रोशनी आ रही थी। तभी अचानक से एक औरत की भयानक चीख गूंजी। और रोशनदान का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में जो हल्की सी रोशनी और सांस लेने के लिए थोड़ी सी हवा आ रही थी, वो भी बंद हो गई। मैं धम्म से बिस्तर पर वापस जा गिरी। दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें काफी तेज हो गई थी। हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। तभी फिर वैसे ही कुछ गिरने की आवाज हुई। जैसे कोई सिक्का या चाबी गिरी हो। मैंने खुद को मुंह तक पूरी तरह ढक लिया और डर के साथ साथ गुस्सा आने लगा कि अभी तक नींद क्यों नहीं आई। आ जाती तो ये सब भुगतने से तो बच जाती। उस चीख से शायद सुमित की नींद भी टूट गई थी। दीदी, ये क्या आवाज थी? उसने घबराते हुए पूछा। पता नहीं सुमित, तू सो जा, सुबह देखते हैं। और मैंने सुमित को भी अपने पास खींचकर दोनों पर कंबल डाल लिया। पर तभी फिर से वही कोई सिक्का गिरने जैसी आवाज आई। दीदी प्लीज उठकर देखो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमित ने मुझे कसकर पकड़ लिया। अच्छा रुक, मैं देखती हूं, कहकर राम राम करते हुए मैंने उठकर किसी तरह अंधेरे में स्विच ढूंढकर बल्ब जलाया और कमरे में देखा तो कोई दिख नहीं रहा था। पर बास ऐसी आ रही थी जैसे दसियों चूहे इसी कमरे में मरे पड़े। पर तभी मुझे नीचे फर्श पर अपने पैरों के नीचे कुछ गीला सा महसूस हुआ। पहले तो लगा पानी गिर गया होगा, पर यह गीलापन पानी जैसा नहीं था। कोई गाढ़ी सी गीली सी चीज थी। मेरे दोनों पैर बुरी तरह भीग गए थे। कमरे में किसी के घरघराहट से सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी खाट से हटकर थोड़ा पीछे जाकर देखा। वहां मेरी खाट के एक पाए से एक काला सा भद्दा, बड़े बड़े सूखे नाखूनों वाला पैर बुरी तरह दबा था। और इतनी बुरी तरह कि पाया उस पैर के आर पार हो चुका था। उस पैर में घुसे पाए के आसपास फर्श पर खून ही खून फैला था। बड़ी बुरी तरह से वो पैर कांप रहा था और बड़े बड़े सफेद नाखून चमक रहे थे। उसके साथ साथ बाकी शरीर तो नहीं दिख रहा था, पर थोड़ा सा ऊपर कांपते हुए एक काले से हाथ में एक सिक्का चमक रहा था। नीचे से किसी जानवर के सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी। खाट के ऊपर 6 साल का सुमित सुन्न सा मुझे देख रहा था और खाट के नीचे एक काला सा शरीर हिल रहा था। यह देख मेरी सांस अटक गई थी। इससे पहले कि मेरे गले से चीख निकले, कहीं पीछे से किसी औरत की पहले जैसी ही खौफनाक चीख सुनाई दी। इतनी भयानक और तेज कि सुमित उठकर बैठ गया और तेज तेज रोने लगा। यहां मेरे गले से भी डर के मारे चीख निकल गई। तभी मैंने देखा तो वहां से जमीन के नीचे हिलते हाथ पैर गायब हो गए। खून का एक कतरा भी अब जमीन पर नहीं दिख रहा था।
दूसरे कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठे पापा मेरी चीख सुन घबराए हुए से लोहे के दरवाजे को धक्का देकर भागकर हमारे कमरे में आए और उन्होंने मुझे कस के गले लगा लिया। उसी दौरान सुमित भी हमसे आकर चिपक गया और पापा अपनी कुर्सी हमारे कमरे में लाकर तब तक हमारे पास बैठे रहे जब तक हम दोनों सो नहीं गए। अगली सुबह पापा ने ही हमें उठाया और जल्दी जल्दी में तैयार कर स्कूल ले गए। खेतों के बीच में पापा की साइकिल पर पीछे बैठी मैं बस आसपास फैली हरियाली को ही देखती जा रही थी। वहीं खेतों के बीच में एक छोटा सा पानी का तालाब था जो शायद काफी पुराना था, क्योंकि उस पर काफी काई जमी थी। एक अलग ही तरह का कोना था ये। इसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत ही ठंडा सा कोना, पर पेड़ों की वजह से इतना घना था कि सूरज की रोशनी पूरी तरह इसमें नहीं पहुंच पा रही थी। मैं पूरी तरह उसको देखती ख्यालों में खो गई थी। पर तभी साइकिल पर आगे बैठे सुमित ने घंटी बजाई तो ध्यान वापस इसी दुनिया में लौट आया। सुबह तैयार होने की जल्दी में रात का वाकया याद ही नहीं रहा, पर डर से भरी रात निकलने के बाद अंदर से मैं सबसे ज्यादा हिल गई थी। आखिर उन काले हाथ पैरों को हिलते हुए सिर्फ मैंने ही देखा था। वो फर्श पर फैला खून सिर्फ मेरे पैरों में लगा था, पर कान चीर देने वाली वो भयानक चीख सबने सुनी थी। आखिर चीख आई तो आई कहां से थी? मैं यही सब सोचते सोचते सुमित को अपनी क्लास में छोड़कर प्रेयर के बाद सीधी अपनी क्लास में जाकर बैठी ही थी कि पहला पीरियड शुरू हो गया। क्लास टीचर क्लास में आ गई और पढ़ाई शुरू हो गई थी। सबकी तरह मैंने भी अपना बस्ता खोला और किताब कॉपी निकालकर अपना काम करने लगी। मैंने कुछ लिखना शुरू ही किया था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे तेजी से धक्का दिया है। लिखते हुए पेन पेज पर तेजी से घिसट गया और पेज फट गया। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठी थी। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, पर धक्का तो लगा था और काफी तेज। डर और घबराहट से परेशान मैं टीचर से पूछकर पानी पीने गई और 5 मिनट बाद वापस आकर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। 4 पीरियड बीतने के बाद आधी छुट्टी की घंटी बजी और सबकी तरह मैं भी अपने बैग से खाना निकालने लगी। बैग में हाथ डाला तो कुछ बाल से मेरे हाथ में आ गए। हड़बड़ाहट में बैग खोला तो मेरी चीख निकल गई। बैग में मेरी मां का कटा हुआ सर रखा था। मैं इतनी बुरी तरह चीखी कि एक पल के लिए पूरा स्कूल चुप हो गया। मेरी चीख सुनकर सारी क्लास जमा हो गई। सबके पूछने पर मैंने बैग की तरफ इशारा किया तो सब ने देखा वहां कुछ नहीं था। मेरा खाने का डब्बा ठीक ठाक बैग में रखा था, पर बैग में से वही मरे चूहों जैसी बास अभी भी आ रही थी। जो मुझे दिखा था और जिस तरह की बास अभी आ रही थी उसकी वजह से वही मुझे उल्टी हो गई। सबकी मदद से हाथ मुंह धोकर पानी पिलाने के बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मुझे सुमित की काफी चिंता हो गई थी। मैंने उसकी क्लास में जाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। मेरे दिलो दिमाग को थोड़ा आराम तो मिला, पर अब मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी। मैंने अपने क्लास टीचर को बताया और पापा के साथ वाली दुकान पर फोन करके मैसेज दे दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ आधे घंटे बाद ही जुम्मन चाचा पापा की साइकिल पर हमें स्कूल से लेने आ गए थे। हम उनके साथ घर की ओर चल दिए, पर रात के वाकये के बाद घर जाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने जुम्मन चाचा से हमें दुकान पर ले चलने को कहा। इसके बाद शाम हम पापा के साथ ही उनकी साइकिल पर घर की ओर लौट रहे थे। वो काई वाला तालाब घर के रास्ते में ही था, तो एक बार फिर वहीं से निकलना हुआ। शाम गहरा सी गई थी, पर फिर भी उस हरी काई की परत में काले बाल से तैरते दिख रहे थे। मैं उनसे अपनी नजर हटा नहीं पाई। साइकिल के पीछे बैठे देखा तो अचानक एक काला सा चेहरा पानी से बाहर आया, जो शायद किसी औरत का ही था। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। थोड़ा दूर आ जाने पर मैंने हिम्मत कर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। आज शुक्रवार की रात थी। घर आकर खाना खाते हुए हमने पापा से रिक्वेस्ट किया
कि हमें अपने साथ ही सुलाएं। कल जैसा झटका झेलने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और आज माँ का सर इस तरह से मैंने बैग में देखा था, मुझे माँ की चिंता भी हो रही थी और खूब याद आ रही थी। रात 9 साढ़े 9 बजे तक हम खाना खा चुके थे और पापा के साथ बैठकर मम्मी को याद कर रहे थे। बातों बातों में डिसाइड हुआ कि इस बार शनिवार इतवार दोनों दिन मम्मी से मिलने जाएंगे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि ऊपर रोशनदान पर मेरी नजर गई, तो वहां वही काली औरत अपनी सफेद चमचमाती आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने डरते हुए पापा से रोशनदान बंद करने को कहा और सुमित और मैं पापा की गोद में सर रखकर सो गए। सोते सोते भी वही भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अब जो डर आंख बंद करके भी साथ ना छोड़े, उससे कैसे पीछा छुड़ाएं। पर उसी समय मुझे याद आया कि इसकी शक्ल उस दिन मेरी मां से मिलने आई औरत से एकदम मिलती थी। तभी हवा में सरसराती वही दर्दनाक चीख गूंजी। और जहां तक मेरा ख्याल है, जिसने भी वो सुनी होगी उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक बार तो पापा ने भी हमें कसकर छाती से लगा लिया था। कुछ देर बाद सब सो चुके थे। वही आवाज हुई। न चाहकर भी मेरी आंख खुल गई। आज डर थोड़ा कम था क्योंकि पापा साथ ही थे। कमरे में वही गंदी बास आनी शुरू हो गई थी और फिर किसी के घर घर आकर सांस लेने की आवाज भी आ रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ मेरा चेहरा किसी खुरदरी सी चीज पर रखा है। मैंने मुंह उठाया तो मैं उसी डरावनी औरत की गोद में सर रखकर सो रही थी। उसका मुंह और लटकते बाल बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर थे और वो अपनी भद्दी सफेद निगाहों से मुझे देख रही थी। उसकी सांसों से इतनी गंदी बास आ रही थी कि मुझे दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकना पड़ा। पर मैंने जोर से पापा को आवाज लगाई, जो शायद किसी काम से कमरे के बाहर गए थे। मेरी आवाज सुनते ही पापा दौड़े चले आए और वो औरत कहीं गायब हो गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, पर तभी बिस्तर के नीचे से एक बार फिर सिक्का गिरने की आवाज हुई। पर इस बार फिर से पापा को आवाज देने के बजाय डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह हमारी नींद जुम्मन चचा के दरवाजा खड़खड़ाने से खुली। वो पापा से दुकान की चाबी लेने आए थे। इसके साथ ही जैसे ही सुमित और मुझे याद आया कि आज मम्मी से मिलने जाना है, तो अपने पैक्ड सामान में से अपने अच्छे से कपड़े निकालकर कुछ आधे घंटे में ही हम दोनों नहा धोकर तैयार हो गए। हमें इस तरह देख पापा की आंखें भर आई थी। तीनों साइकिल पर बैठ सरकारी अस्पताल की ओर निकल गए। इस बार तालाब के सामने से निकलते समय मैंने अपनी आंखें पूरी तरह बंद रखी थी। अस्पताल में घुसते ही डॉक्टर के कहने पर नर्स हमें ढूंढ ही रही थी। वैसे तो सबके अटेंडेंट पहुंच जाया करते थे, पर पापा को घर चलाने के लिए काम भी तो करना था। इसीलिए बस दोपहर में एक बार रोज वो मां से मिलने यानी उनको देखने जाया करते थे। आखिर जब तक सांस है तब तक आस है। आज भी पापा को जैसे पूरी आस थी कि मम्मी ठीक हो जाएंगी। मां के वार्ड में पहुंचने पर मालूम हुआ कि मां की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। इसके बाद डॉक्टर और नर्स के साथ क्या बात हुई ये हमें नहीं पता चला, पर पापा बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे। मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। नर्स से कुछ बात कर हमें मां के बेड के पास बिठा पापा ने कहा कि वो जुम्मन मियाँ को यहाँ भेज देंगे। उन्हें किसी से जरूरी मिलने जाना है और कुछ देर लग सकती है उन्हें लौटने में। हम किसी भी हालत में वहां से न हिले। कुछ सोचने का वक्त नहीं था। मुझसे भी ज्यादा शायद सुमित घबरा गया था। हम वहीं वार्ड में माँ के बेड पर ही बैठे थे। 2 साल से यहाँ रहने से ये कमरा भी माँ के लिए जैसे दूसरा घर ही बन गया था। हमें किसी नर्स या डॉक्टर ने वहां से नहीं हटाया। पापा को गए काफी देर हो चुकी थी।
भरी दोपहरी में सुमित और मैं वहीं बिस्तर पर बैठे ऊँघ रहे थे। मैंने कोशिश कर एक चादर सुमित और खुद पर डाल ली और गहरी नींद सो गए। ऐसी गहरी नींद कुछ दिनों के बाद ही नसीब हुई थी शायद। न सीलन, न बदबू, साफ सुथरा कमरा और बिस्तर, सब एकदम किसी आत्मा की तरह सफेद। सफेद दीवारें, सफेद वर्दी वाले लोग, सफेद बिस्तर, सफेद तकिए, सफेद चादरें, सफेद। मौत का रंग या सच्चाई का, यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। पर कुछ ही देर बाद चादर खींचने से थोड़ी नींद खुली। आस पास वही मरे चूहों की बास आ रही थी और कोई काफी देर से चादर खींच रहा था। मैंने देखा तो बिस्तर के नीचे से कोई चादर खींच रहा था। तभी वही सिक्का गिरने की आवाज हुई। मैंने बिस्तर के नीचे देखा तो नीचे मेरी मां की लाश पड़ी और उसके साथ बैठी थी वही भयानक सफेद आंखों वाली औरत जो हर जगह मेरा पीछा सा कर रही थी। वो अभी भी लगातार मुझे ही घूर रही थी, पर साथ ही वो चादर खींचकर मां के मुर्दा शरीर को ढक रही थी। उसके मुंह में वही सिक्का दबा था। मेरा खून जम गया था। कुछ पल के लिए जैसे दिल धड़कना भी भूल गया था। तभी मैंने देखा कि वो औरत मां के साथ जाकर लेट गई है। उसने धीरे से अपना एक हाथ मां की छाती पर रखा, एक हाथ मां के सर पर और टांग मां के पेट पर। इसके बाद वो मां के माथे को प्यार से सहलाती रही। मैंने देखा तो मां के उसी पैर पर वहीं बड़ा सा जख्म था जहां उस औरत का पैर मेरी खाट के एक पैर से कट गया था। वो ऐसे ही काफी देर सहलाते सहलाते धीरे धीरे गायब हो गई और पल के उसी हिस्से में मां उठकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ खोल मुझे अपने पास बुलाने लगी। अरे बेड से गिर जाएगी, उठकर देख तो। मैंने सुना तो पापा मुझे उठाकर बेड पर बैठा रहे थे। तो मैंने अभी जो देखा वो दिन का सपना था। हाँ, सपना ही होगा, पर सुना है दिन के सपने सच होते हैं। पापा हंस रहे थे पर उनकी आंखें नम थी। तेरी मां ठीक हो गई है बेटा। नामुमकिन था पर वो कोमा से बाहर आ गई है। डॉक्टरों ने कुछ दिन बाद उससे मिलने की हिदायत दी है। अभी 2-2.5 महीने उसे यहीं रहना होगा, पर जल्द ही तेरी मां घर लौट आएगी। मैं उनकी बात सुनकर एकदम बिस्तर से खुशी के मारे उछल पड़ी। पापा सुमित को गोद में लेकर झूम रहे थे और सुमित नींद से उठा लिए जाने से उनसे नाराज हो रहा था। यह शायद हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। पर तभी मेरे दिमाग में अभी देखा सपना तैर गया। क्या मां का अचानक ठीक होना इसी सपने का नतीजा था? कई दिन तक मैं यही सोचती रही और बेसब्री से मां के घर आने का इंतजार करती रही। इतने महीने कोमा में रहने के बाद मां काफी कमजोर हो गई थी। उन्हें अस्पताल से वापस आने में 5.5 महीने लगे। एक दिन दोपहर जुम्मन मियाँ हमें स्कूल से लेने आए तो मैं काफी परेशान हो गई थी। मुझे लगा कोई बुरी खबर ना हो। घर आई तो काफी रिश्तेदार जमा थे, पर किसी ने सफेद नहीं पहना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सब मुझे देखते ही खुश हो गए और मुबारकबाद देने लगे कि मां घर आ गई है। मैं बस्ता वहीं फेंक कर अंदर गई तो मां बिस्तर पर एकदम चुपचाप बैठी थी। उनके उसी पैर पर अभी भी पट्टी बंधी थी। बाद में मालूम हुआ कि उनके उस पैर पर ट्यूमर था जिसे डॉक्टरों ने काट दिया था। उन्हें जैसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो घर आ गई हैं। शाम तक सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। मां कमजोरी और दवाइयों के असर से ज्यादा देर तक जाग नहीं पाई। उन्हें पूरा आराम मिले इसलिए पापा ने हम सबको टाइम से सोने के लिए कहा। देर रात एक बार
फिर वही सिक्का गिरने की आवाज हुई, पर इस बार शायद आवाज दूसरे कमरे से आई थी। मैं हिम्मत कर फिर दूसरे कमरे में गई तो वहां जल रही लालटेन की रोशनी में दिखा कि वही सिक्का मां के माथे पर रखा था और वही काली औरत मां के माथे पर हाथ फेर रही थी। पर मेरी हल्की सी आहट से उसने मुझे देखा और बड़ी तेज चीख कर वहीं मां के साथ लेटकर गायब हो गई। इसके बाद वो मुझे कभी दिखाई नहीं दी। पर उस दिन के बाद मां कभी बीमार नहीं हुई, बल्कि इसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी रात में उस सिक्के के गिरने की आवाज आती है तो अगले दिन हमारा कोई ना कोई फायदा ही होता है। अब हमने वो घर छोड़ के बड़ा घर ले लिया है। आज भी मैं नहीं जानती कि उस दिन पापा हमें अस्पताल में छोड़कर कहाँ गए थे। क्या उस काली औरत ने वाकई मेरी मां को नई जिंदगी दी है? सुमित अब बड़ा हो गया है और मैं भी 12वीं में आ गई। आज भी कई बार मुझे रात को वो चीख सुनाई देती है। डर तो बहुत लगता है, पर जिस रात भी वो चीख सुनाई देती है उसके अगले दिन हमारे साथ कुछ अच्छा ही होता है। मेरे अलावा शायद कोई नहीं जानता उसे, पर शायद वो आज भी चीख चीख कर हमारी मुसीबतें दूर कर रही है।